हेलो नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुमार, आपका जीके एंड जीएस एजुकेटर। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म साइंस बाज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम टॉपिक करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। इस टॉपिक का पहला पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में डाल दिया है, तो जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा है सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद ही ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आने वाला। अगर मैं बात करूं फर्स्ट वीडियो की, तो हमने बात की थी 2 किंगडम थ्योरी, 5 किंगडम थ्योरी। और 5 किंगडम में हमने 5 जगत देखे थे, 5 किंगडम देखे थे, जो कि दिए गए थे आर एच विटेकर के द्वारा, जो कि थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंजाई एंड हम कह देंगे प्लांटी। तो आज हम पहले हमने सीख लिया है कि भाई इनको डिफाइन कैसे किया जाएगा, होते ही कौन है ये। और आज हम इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा किंगडम रहेगा, हमारा जगत रहेगा मोनेरा। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनेरा किंगडम के बारे में। मोनेरा मोनेरा जगत की मैं बात करूंगा। मोनेरा किंगडम में, मोनेरा जगत में कौन कौन से उदाहरण हैं, क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि मोनेरा किंगडम में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, कौन से जीव आते हैं। एक बार फिर से हम लिख लेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं कह दूंगा इसमें कौन आ जाता है, वापिस लिख दे रहे हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव इसके अंदर आ जाते हैं। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं मोनेरा जगत में, मोनेरा किंगडम में। अब हम बात करने वाले हैं कि इसके उदाहरण क्या क्या हैं, कौन कौन से इसके उदाहरण हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका सबसे पहला उदाहरण और इम्पोर्टेंट, सबसे पहला उदाहरण है इसका बैक्टीरिया। सबसे पहला उदाहरण है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में, तो सारी बातें हम एक साथ यह डिस्कस कर लेंगे कि बैक्टीरिया से रिलेटेड क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की है, बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया है, बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की है। तो याद रखिएगा एक नाम, बैक्टीरिया की खोज की है एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने। ये नाम दोस्तों आपको याद रखना है, बैक्टीरिया की खोज करता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। और इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की कब थी, किस वर्ष में बैक्टीरिया की खोज की गई है, तो आपको याद रखना है 1675 में, 1675 में बैक्टीरिया की यानी कि जीवाणु की खोज की गई। और एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इनके बारे में और भी काफ़ी सारी बातें आपको याद रखनी है, जैसे कि इनके बारे में क्या क्या याद रखना है। ध्यान दीजिए, शुक्राणु की खोज भी इन्होंने की है, याद रखना है, शुक्राणु की खोज करता भी यही है, शुक्राणु की खोज भी इन्होंने की है। और कब की है, 1677। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ स्पर्म, डिस्कवरी ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की खोज इन्होंने की है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट खोज है निकली एक, प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की। एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए कोशिका की खोज में दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कोशिका की खोज किसने की, यानी कि डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया है, तो आप कह दोगे रॉबर्ट हुक ने की है। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है अगर कि जीवित कोशिका की खोज किसने की है, डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल, तो प्रथम जीवित कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति है ल्यूवेनहोक। तो आप कह दोगे प्रथम जीवित कोशिका की खोज भी इन्होंने की थी, जीवित कोशिका की खोज भी इन्होंने की थी, जीवित कोशिका को भी इन्होंने खोजा है। तो एक बात आपको यह भी याद रखनी है, जीवित कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल,
डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल भी हो जाएगा ल्यूवेनहॉक के नाम। इसके अलावा और क्या खोजा, देखिए इन्होंने क्या क्या खोज की है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। क्या क्या खोज की है, हम कह देंगे पहली जीवित कोशिका की खोज की है, शुक्राणु की खोज की है, बैक्टीरिया की खोज की है। और जो पहली जीवित कोशिका थी उसका नाम क्या था, ध्यान रखना, पहली जीवित कोशिका खोजी गई है 1674 में। और पहली जीवित कोशिका का नाम क्या था, तो आपको याद रखना, पहली जीवित कोशिका थी स्पाइरोगाइरा। पहली जीवित कोशिका है स्पाइरोगाइरा, शैवाल, एक शैवाल का एक रूप है स्पाइरोगाइरा शैवाल। ठीक है, स्पाइरोगाइरा एल्गी, या मैं लिख देता हूं स्पाइरोगाइरा एल्गी। स्पाइरोगाइरा एल्गी। तो पहली जीवित कोशिका जो खोजी गई थी वो थी स्पाइरोगाइरा एल्गी, स्पाइरोगाइरा शैवाल। ठीक है, 1674 में खोजा गया। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 74 में फर्स्ट लिविंग सेल, प्रथम जीवित कोशिका की खोज की गई है, इसका नाम है स्पाइरोगाइरा। और इसके बाद जस्ट एक साल बाद खोज की गई है बैक्टीरिया की, और इसके 1677 में खोज की गई है शुक्राणु की। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ध्यान देना, ये सब क्यों खोज पाए, ध्यान देना। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो उसमें भी आप किसका नाम लगा देंगे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम लगा देंगे। हम लिख देंगे यहाँ सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। सिंपल माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया है, तब भी आप नाम लगा दोगे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। सिंपल माइक्रोस्कोप, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके अलावा ध्यान दीजिए, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले तो माइक्रोस्कोप खोजा, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। इसके बाद सारी इन कोशिकाओं के छोटे छोटे जीवों को देखना शुरू किया। इसलिए ध्यान दीजिए, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा जाता है इनको। तो हम लिख देंगे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी यानी कि छोटे छोटे जीवों का अध्ययन किया जाता है इसमें। तो पूछा जाता है सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहा जाता है, सूक्ष्म जैविकी का पिता या सूक्ष्म जैविकी का जनक किसे माना जाता है, आप नाम लगा दोगे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मोनेरा जगत, मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम का पहला एग्जाम्पल हमने कहा बैक्टीरिया होगा, और बैक्टीरिया की खोज हमने देख ली है। और जिस व्यक्ति ने खोज की एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, उसने शुक्राणु की खोज की है, उसने जीवित कोशिका की खोज की। और जीवित कोशिका का नाम क्या है भाई, स्पाइरोगाइरा शैवाल। कब की है, 1674 में। और ध्यान दीजिए, इसी व्यक्ति ने बनाया है फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। और इसीलिए इस व्यक्ति को कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बैक्टीरिया की। और अभी तो हमने बैक्टीरिया की खोज ही पढ़ी है। पूछा जाता है कि बैक्टीरिया, अब देखिए बैक्टीरिया ही चल रहा है, पूछा जाता है कि बैक्टीरिया को नाम किसने दिया था, बैक्टीरिया को नाम किसने दिया था। ध्यान दीजिए, बैक्टीरिया शब्द किसने दिया है, बैक्टीरिया शब्द किसने दिया है, तो आप कह दोगे इहरेनबर्ग। एक नाम याद रखना आपको, इहरेनबर्ग। बैक्टीरिया जो टर्म है, इसको कोइन किसने किया है, टर्म को कोइन करने का अर्थ है उस शब्द को देना। तो बैक्टीरिया शब्द पहली बार यूज किया था इहरेनबर्ग ने, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए बैक्टीरिया ही चल रहा है भाई। इसके बाद नेक्स्ट अपने को देखना है कि बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है, बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया को हम क्या कह देंगे। याद रखिए दोस्तों, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु विज्ञान।
बैक्टीरिया का अध्ययन कहलाता है जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी। और पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है। ध्यान दीजिए बेटा एक बात, देखिए भले ही एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने बैक्टीरिया को खोजा है, लेकिन फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ल्यूवेनहोक नहीं है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, याद रखना एक नाम, लुई पास्चर, जाना पहचाना नाम है ये, लुई पास्चर। लुई पास्चर। अब ये व्यक्ति भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे ल्यूवेनहोक इंपॉर्टेंट था, अभी 4-5 बातें हमें एक्स्ट्रा में हमें याद रखनी उसके बारे में, वैसे ही आपका लुई पास्चर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे हो जाता है भाई, लुई पास्चर को याद किया जाता है, एक तो हम कह देंगे किण्वन की वजह से। पूछा अगर ये पूछ लिया जाए कि भैया किण्वन की खोज किसने की थी, फर्मेंटेशन के बारे में किसने बताया था। फर्मेंटेशन होता ही क्या, ध्यान दीजिए, फर्मेंटेशन होता क्या है, कार्बनिक पदार्थों का वायु की अनुपस्थिति में सड़ना गलना, या फिर हम कह देंगे डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ द एयर या फिर ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम कह देंगे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के खोजकर्ता कौन मान लिए गए हैं, लुई पास्चर। फर्मेंटेशन किण्वन जो दिया गया था लुई पास्चर के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा लुई पास्चर को एक काम के लिए और याद किया जाता है, ध्यान रखिए, इन्होंने बनाया था रेबीज का टीका। वायरस से होने वाला रोग है रेबीज। जब हम बात करेंगे मानव रोग की तब हम रेबीज को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी लुई पास्चर नाम आ गया है तो इसके साथ साथ जो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूँ। और जब हम मानव रोग की बात करेंगे तो वापिस मैं आपको ये बात याद करवाऊंगा कि रेबीज वैक्सीन किसने बनाई है, रेबीज का टीका किसने बनाया है, रेबीज का टीका किसने बनाया है, रेबीज वैक्सीन। तो आप कह दोगे भैया रेबीज वैक्सीन तैयार की है लुई पास्चर ने, और कब तैयार की थी भाई, 1885, 1885 में लुई पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया है। दूसरी बात, वह व्यक्ति लुई पास्चर ही है जिसने किण्वन की यानी कि फर्मेंटेशन की खोज की है। ठीक है, जैसे कि किण्वन से क्या क्या बनाते हैं, जैसे गांवों के अंदर आपने देखा होगा बायोगैस, गोबर गैस बनाई जाती है, या फिर बेकरी में ये काम आता है, या फिर हम कह देंगे बियर उत्पादन में काम आता है। ठीक है, तो किण्वन की खोज लुई पास्चर ने की है, रेबीज का टीका भी लुई पास्चर ने बनाया है। और ध्यान देना, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर भी आपको कर देना है लुई पास्चर। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया है, बैक्टीरिया की खोज किसने की है, बैक्टीरिया को नाम किसने दिया है, इहरेनबर्ग ने दिया है, और बैक्टीरियोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, लुई पास्चर को कहा जाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कोशिका भित्ति क्या होती है, तो हम कह देंगे भाई कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनके चारों तरफ कठोर कवच पाया जाता है। जैसे कि नारियल के ऊपर कठोर कवच पाया जाता है, वैसा ही कुछ कोशिकाओं के ऊपर कठोर कवच पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, क्या प्रश्न पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे निर्मित होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है, ये आपको याद रखना है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो मैं लिख देता हूं, इसकी जो कोशिका भित्ति है, एक नाम देखिए, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, ये नाम आपको याद रखना है। या तो पेप्टिडोग्लाइकन बोलोगे या बोलोगे मुरेन। ठीक है, या तो पेप्टिडोग्लाइकन या फिर बोलोगे मुरेन, से क्या हो जाएगी, निर्मित। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फंगस की कवक की या फंगस की भी सेल वॉल पूछी जाती है और कोशिका भित्ति पूछी जाती है, बैक्टीरिया की भी, तो दोनों का याद रखना है। मैं लिख देता हूं, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, एंड आप कह दोगे या फिर आप कह दोगे मुरेन। तो ये था मोनेरा जगत का पहला उदाहरण, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में जो कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है वो हमने यहाँ एक साथ लिख लिया है। इसके अलावा बैक्टीरिया को हम पढ़ेंगे मानव रोग के अंदर, वहाँ हमारा एक टॉपिक आएगा जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियोजेनिक डिजीज, तब हम और बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं,
मोनेरा का दूसरा उदाहरण, मोनेरा किंगडम का सेकंड एग्जाम्पल की बात करूंगा मैं। मोनेरा का दूसरा उदाहरण ध्यान दीजिए, नंबर 2। मोनेरा का दूसरा उदाहरण हम कह देंगे माइकोप्लाज्मा। मोनेरा का सेकंड एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ध्यान देना। इसको शॉर्टकट में पीपीएलओ भी बोला जाता है। पीपीएलओ यानी कि पायरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी इसको कहा जाता है। पायरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ, आपको बस शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, पूरा नाम याद नहीं रखना है। माइकोप्लाज्मा के बारे में 2 बातें आपको याद रखनी है। क्या क्या बातें हैं दोनों? सबसे पहली बात, पूछा जाता है स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, या हम कह देंगे विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल। संसार की सबसे छोटी कोशिका यानी कि स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड कौन है? माइकोप्लाज्मा, याद रखना। और अगर ये पूछ लिया जाए संसार की सबसे बड़ी कोशिका, तो आपको याद होना चाहिए संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, ओस्ट्रिच एग। ठीक है। और ध्यान दीजिए पीपीएलओ के बारे में दूसरा क्वेश्चन क्या, ध्यान देना। ये जो माइकोप्लाज्मा है, इसकी आकृति व आकार में लगातार परिवर्तन होता रहता है, इसकी शेप बार बार चेंज होती रहती है। इसीलिए ध्यान देना, इसकी आकृति बार बार परिवर्तित होने के कारण इसको बोला जाता है सजीव जगत का जोकर। इसको बोला जाता है सजीव जगत का जोकर, जोकर ऑफ लिविंग बर्ड। तो ये 2 क्वेश्चन आपको माइकोप्लाज्मा के लिए तैयार कर लेने हैं, जोकर ऑफ लिविंग बर्ड। तो बैक्टीरिया भी मोनेरा किंगडम का उदाहरण है और माइकोप्लाज्मा भी मोनेरा किंगडम का उदाहरण है। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं माइकोप्लाज्मा से। और इसका तीसरा उदाहरण, मोनेरा किंगडम ही पढ़ रहे हैं हम। मोनेरा किंगडम फिर से याद दिला देता हूं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को हमने बोला था मोनेरा किंगडम। तो ध्यान दीजिए तीसरा उदाहरण इसका देखिएगा। तीसरा उदाहरण हमारे पास है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल मोस्ट इंपोर्टेंट, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। और शॉर्टकट में इसको BGA भी बोल दिया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को BGA भी बोल दिया जाता है। याद रखना नील हरित शैवाल का एक दूसरा नाम और है जिसको बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। तो अगर चाहे तो मैं साइनोबैक्टीरिया बोलूं, चाहे मैं नील हरित शैवाल बोलूं, कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में पूछा भी जाता है भाई कि किसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, तो आप कह दोगे नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया। अब ये जो शैवाल शब्द आया है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, प्रथम जीवित कोशिका जो थी स्पाइरोगारस शैवाल। तो शैवाल क्या होते हैं, ध्यान देना, पानी के ऊपर जो हरा हरा जमा रहता है, आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन, जिससे आप आम भाषा में काई बोलते हैं, उन्हीं को ही बोला जाता है शैवाल। एक प्रकार से वो प्लांट ही होते हैं, ध्यान रखना भी, एल्गी या शैवाल क्या होते हैं, प्लांट ही होते हैं, पौधे ही होते हैं। लेकिन ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें ना तो जड़ पाई जाती है, ना तना पाया जाता है, ना पत्तियां पाई जाती है, कोई भी ऑर्गन या अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा उदाहरण है नील हरित शैवाल, जिसे कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। क्यों याद रखना है, 2 बातें इसमें भी आपको याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखनी है नील हरित शैवाल के बारे में, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। होता क्या है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अभी बताएंगे। ठीक है। हम लिख लेते हैं पहले, नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये अर्थ क्या है अभी, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ध्यान दीजिए, प्लांट के द्वारा, देखिए प्लांट को नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, लेकिन ध्यान दीजिए अभी हवा के अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है, हम कह देंगे 78% क्या अभी नाइट्रोजन है। लेकिन प्लांट डायरेक्टली एयर से, हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकता। पहले हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाने पड़ते हैं, NO2 बना दिया, NO बना दिया। तो ध्यान दीजिए, तो
ये जो साइनो बैक्टीरिया आपका है, ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को बदलता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, और ये जो है प्लांट के द्वारा सीधे ग्रहण कर लिए जाते हैं। यानी कि प्लांट सीधे सीधे नाइट्रोजन नहीं लेता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में ये नाइट्रोजन लेता है। तो ये वाला काम कौन करते हैं भाई, साइनो बैक्टीरिया भी ये वाला काम करते हैं। तो पूछा जाता है कि निम्न में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का फंक्शन करता है। तो आप आंसर दे दोगे साइनो बैक्टीरिया, या फिर हो जाएगा नील हरिशेवाल। और दूसरी बात ध्यान देना, नाइट्रोजन मिल जा रही है प्लांट को, तो सीधी सी बात है, ध्यान देना। एक बात आपको और लिख देनी है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसके अलावा पीएच को भी लो करता है। तो एक बात आपको और लिख लेनी है कि ये भूमि की उपजाऊपन को बढ़ाता है, फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो आप कह दोगे फर्टिलिटी ऑफ लैंड, ठीक है, फर्टिलिटी ऑफ लैंड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। फर्टिलिटी ऑफ लैंड, किसी भी जमीन की उपजाऊपन को बढ़ाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी फर्टिलिटी। ध्यान देना, भूमि के उपजाऊपन में वृद्धि करता है ये, भूमि का जो उपजाऊपन है उसमें वृद्धि करता है। भूमि के उपजाऊपन में क्या कर देगा, ये वृद्धि कर देगा। तो ये तीन उदाहरण आपको मोनेरा किंगडम में याद रखने हैं। पहला बैक्टीरिया हो गया है, सेकंड हमारा माइकोप्लाज्मा हो गया है, और थर्ड हमारा हो गया है नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी पहला जगत ये हो गया है, और इसमें एक और एक्स्ट्रा बात आपको याद रखनी है, एक और एक्स्ट्रा बात आपको याद रखनी, क्या भाई, ध्यान दीजिए, जो मोनेरा है, इसके मोनेरा को भी आगे दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं। मोनेरा के भी आगे दो भाग हो जाएंगे। दो पार्ट कौन कौन से हो जाते हैं, एक तो होता है यू बैक्टीरिया, एक तो हो जाएगा यू बैक्टीरिया, ठीक है, ये नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं भाई। और एक हो जाएगा आर्की बैक्टीरिया, एक हो जाएगा आर्की बैक्टीरिया। तो दो प्रकार के बैक्टीरिया हमारे पास हैं, एक यू बैक्टीरिया, एक आर्की बैक्टीरिया। ध्यान क्या रखना है भाई, सिंपल सी बात है, मैंने कहा ये सामान्य बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया, तो इसलिए इनको बोला जाता है ट्रू बैक्टीरिया, यानी कि वास्तविक जीवाणु बोला जाता है, या फिर हम लिख लेंगे इनको बोला जाता है ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। याद रखिए, इनको वास्तविक बैक्टीरिया बोला जाएगा, ट्रू बैक्टीरिया बोला जाएगा, या वास्तविक जीवाणु आप कह सकते हैं, ठीक है। ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है यू बैक्टीरिया को। और आर्की बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ध्यान देना, ये वो जीव हैं जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं, जैसे हाईली एसिडिक एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं, ये हाईली यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में ये रह सकते हैं। तो ध्यान देना, इनके लिए एक ही बात याद रखनी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो एक्सट्रीम वेदर में, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में जो रह सकते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो आप कह देंगे वो होते हैं आर्की बैक्टीरिया। तो हम कह देंगे भाई ये किस में रहेंगे, एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं भाई, ठीक है। यानी कि आप कह दोगे काफ़ी कठोर परिस्थितियों में रहते हैं, जटिल परिस्थितियों में रहते हैं, कठोर परिस्थिति में भी ये सर्वाइव करते हैं। तो अगर बाई चांस एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है, थोड़ा सा देख लेना है इसको भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, हमारा दूसरा जगत था प्रोटिस्टा। मोनेरा की बात हमने कर ली है, दूसरा जगत है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आपको क्या क्या याद करना है, प्रोटिस्टा था क्या, सबसे पहली बात प्रोटिस्टा है क्या, तो आप कह देंगे, प्रोटिस्टा के लिए हम लिख देंगे कि एक कोशिकीय यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है, यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये। तो ध्यान रखना है, परिभाषा हमने पहले देख ली, डिफाइन करना है इसको हम सीख चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, इसके उदाहरण देखिए। प्रोटिस्टा में एक बात आपको और याद रखनी है, क्या याद रखनी है, प्रोटिस्टा के अंदर, ध्यान देना, प्रोटिस्टा के अंदर गमन करने के लिए, चलने के लिए, यानी कि इसमें जो भी जीव आते हैं गमन करने के लिए, चलने के लिए कुछ अंग पाए जाते हैं, जिनको बोला जाता है क्या, ध्यान देना, एग्जाम में पूछा जा सकता है सीलिया। एक तो हो जाएगा सीलिया, एक हो जाएगा फ्लेजेला,
एक हो जाएगा स्यूडोपोड। स्यूडोपोड यानी कि ये 3 नाम ध्यान में रखने हैं। पूछा जा सकता है कि किस वर्ग के जीव जो हैं सीलिया फ्लैजेला या कूटपाद के द्वारा, स्यूडोपोड को हम बोलते हैं कूटपाद, ठीक है, सीलिया फ्लैजेला या फिर स्यूडोपोड को आप क्या बोलोगे, कूटपाद, ठीक है। तो प्रोटिस्टा जगत के जो भी जीव है वो सीलिया फ्लैजेला या कूटपाद के द्वारा गमन करते हैं, मूव करते हैं। ये बात अपने को याद कर लेनी है। क्या करेंगे, ये गमन करते हैं यानी कि मूवमेंट होता है, मूव करते हैं इसके द्वारा। ये मूवमेंट किसके द्वारा है, सीलिया फ्लैजेला या स्यूडोपोड के द्वारा, ठीक है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से देखिएगा। सबसे पहला उदाहरण इसका है, याद रखिएगा, सबसे पहला उदाहरण इसका है अमीबा, ठीक है। और इसका दूसरा उदाहरण मैं यहां लिख देता हूं, इसका दूसरा उदाहरण है युगलिना। युगलिना के बारे में एक एक्स्ट्रा बात आपको याद रखनी है, ध्यान दीजिए। युगलिना में प्लांट के भी प्रॉपर्टी पाई जाती है और एनिमल की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, यानी कि समुद्र के अंदर पाया जाने वाला जीव है, अगर प्रकाश इस तक पहुंच जाए तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना भोजन खुद बना लेगा, और अगर प्रकाश या लाइट नहीं पहुंच पाती है तब ये जो है बाकी जीवों को खा करके अपना भोजन बनाता है, तब ये एनिमल के जैसे रहता है, यानी कि प्लांट के जैसे भी बिहेव कर रहा है, एनिमल के जैसे भी बिहेव कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, इसको कहा जाता है जंतु व पादप जगत के बीच की कड़ी। याद रखिएगा दोस्तों, इसको कहा जाता है जंतु व पादप जगत के बीच की कड़ी, जंतु व पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि दोनों के ही इसमें गुण पाए जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा बात आपको याद रख लेनी है, कनेक्टिंग चेन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, कनेक्टिंग चैन या कनेक्टिंग लिंक भी आप बोल सकते हैं, कनेक्टिंग चैन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, दोनों के ही गुण धर्म पाए जाते हैं। और ये एग्जाम्पल किसका है भाई, प्रोटेस्टा का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक ये उदाहरण आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद में एक तीसरा उदाहरण और हम देखने वाले हैं। तीसरा उदाहरण है हमारे पास प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी एक जाना पहचाना नाम है। पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, मलेरिया रोग का रोगजनक कौन है भाई, मलेरिया रोग का रोगजनक कौन है, यानी कि वो कौन सा सूक्ष्म जीव है जो मलेरिया रोग को फैलाने का काम करता है। तो याद रखिएगा, क्या कह दोगे आप, इससे क्या फैलने वाला है, मलेरिया, मलेरिया का रोगजनक है ये। इतनी सी बात आप याद रख लोगे, मलेरिया का है रोगजनक, पैथोजन ऑफ मलेरिया। मलेरिया के बारे में डिटेल में बात हम करेंगे ह्यूमन डिजीज के अंदर, मानव रोगों के अंदर, ठीक है। इसके अलावा मलेरिया का वाहक भी पूछा जाता है। तो मलेरिया का वाहक यानी कि वेक्टर, यानी कि कौन इस प्लाज्मोडियम को इंसान तक लेकर आता है, वो है मादा एनाफिलीज मच्छर, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। इसके बाद इसका चौथा उदाहरण है और इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। फोर्थ एग्जाम्पल इसका है पैरामीशियम, पैरामीशियम। तो ये था दोस्तों आज हमने 2 जगत पढ़ लिए हैं, मोनेरा जगत पढ़ लिया है, प्रोटिस्टा जगत पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, और आपको पढ़ करके कैसा लग रहा है, क्या फील होता हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर दूसरे से भी इस चैनल की बात करें, दूसरों से भी शेयर करें। थैंक यू।